रही है मेरी क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की गाइज अगर किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है हिंदी से रिलेटेड तो पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, आप वीडियोज में प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। उत्तराखंड की क्लासेस चलती हैं 6:30 से, साथ में जिनका वन दरोगा का एग्जाम है वन दरोगा के लिए भी है। ठीक हो गया, वन दरोगा की आपकी वीडियोज लगातार अपडेट हो रही हैं 12 बजे से, तो उसके एमसीक्यूज भी चलेंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं गाइज आज वाक्य के बारे में। सबसे पहले समझेंगे वाक्य होता क्या है। इससे पहले हमने शब्दों के बारे में पढ़ा था। देखो वाक्य की परिभाषा को अगर हम देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, उसका क्या निकलता हो, पूरा अर्थ निकलता हो, क्या कहलाता है गाइज, आपका वाक्य कहलाता है। पहली परिभाषा यही होती है। वाक्य होगा क्या, किसका मेल होगा, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को क्या कहा जाएगा, आपका वाक्य। अब समझो सार्थक क्यों बोला इसने, यहां क्या लिखा हुआ है, आप अगर इसे देखते हो, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं एक पूरा का पूरा क्या है, आपका सेंटेंस है। अब अगर मैं इसको लिख देता आपसे, एक मिनट जस्ट, हाँ पेन आ गई है, आप देखो, मैं इसे क्या लिख देता, मैंने लिख दिया मैं जाता हूं बाजार, या मैं जाता बाजार हूं। अब देखो शब्द तो अभी भी वही है ना, मैं जाता बाजार हूं, चार शब्द यहाँ भी हैं, पांच शब्द यहाँ भी हैं, दोनों जगह पांच शब्द हैं। वाक्य किसी को भी कब बोलोगे आप, सबसे पहले शब्द होने चाहिए, जी हाँ शब्द हैं, उसके बाद क्या होना चाहिए, शब्दों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरी चीज क्या, जो क्रम है वो व्यवस्थित होना चाहिए, और अर्थ कैसा देना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए, तब जाके आप उसको क्या बोलोगे, वाक्य की संज्ञा दोगे। पद की बात अब आएगी गाइज, पद दूसरा आपका होता है कि ये पद क्या होता है। जैसे हमने लिखा है मैं बाजार जाता हूं, तो पद क्या है, पद एक प्रकार से शब्द होते हैं, एक प्रकार से क्या होते हैं, ये शब्द। हमने शब्द की परिभाषा पढ़ी थी ना। अगर मैं केवल आपको यहाँ बाजार लिख देता, अगर मैं केवल यहाँ क्या लिख दूं, बाजार लिख दूं, और आपसे पूछूं ये बाजार क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सर बाजार क्या होता है, एक शब्द होता है। अगर मैं पूछूं जाना या फिर राम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर राम एक क्या है, शब्द है। लेकिन मैंने क्या लिखा, राम खाना खाता है। अब मैंने क्या लिख दिया, राम खाना खाता है, तो इसके अंतर्गत क्या हो गया है गाइज, ये अब पूरा का पूरा एक वाक्य बन गया। अगर शब्दों को वाक्य के अंदर प्रयोग किया जा रहा है, फिर से सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, अगर शब्द को वाक्य के अंदर प्रयोग किया गया है, गुड इवनिंग प्रतिभा, शब्दों को वाक्य के अंदर प्रयोग किया गया है, तो वो शब्द ना कहलाकर क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। तो शब्द और पद एक ही हैं। अगर आप उसे सिंगल देखोगे, अगर अकेले किसी भी शब्द को लोगे तो वो शब्द कहलाएगा, लेकिन उसी शब्द को वाक्य के अंदर अगर प्रयोग कर दिया जाए तो फिर वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो राम यहाँ एक पद है, ऐसे ही खाना भी क्या है, एक पद है, खाता भी क्या है, एक पद है। इतनी चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। शब्द क्या होता है जब अकेले प्रयोग में आएगा, पद क्या होता है, वाक्य के अंदर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, पद बोला जाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइज हम अपने वाक्य के घटक। अब घटक क्या होते हैं, देखो कोई भी वाक्य है तो उसके घटक क्या होंगे, जिन अवयवों से वाक्य की रचना होती है उनको क्या बोला जाता है, घटक बोला जाता है। अब यहाँ हमने वाक्य लिखा था ना, राम खाना खाता है, ये राम क्या है, यहाँ करता है, जो काम को करता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। खाना खाता है, ठीक है, यहाँ क्या है, ये खाता है क्या है, क्रिया है। तो ये जिन भी चीजों से, ठीक है, जिन भी अवयवों से वाक्य की रचना होती है उन सबको क्या कहा जाता है, वाक्य के घटक कहा जाता है। अब बात आएगी सर वाक्य के घटक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो घटक हैं गाइज, वाक्य के घटक दो प्रकार के होते हैं। एक घटक होता है आपका अनिवार्य घटक, कौन सा घटक होता है, अनिवार्य घटक, और दूसरा घटक होता है आपका ऐच्छिक घटक। कौन सा घटक हो जाएगा,
ऐच्छिक घटक। अब बात आती है सर अनिवार्य घटक क्या होता है और ऐच्छिक घटक क्या होता है। समझो, किसी भी वाक्य को अगर आप बना रहे हो, आप मेरे को एग्जाम्पल दो, मिनिमम कितने किस किस की जरूरत है। सबसे छोटा मुझे वाक्य अगर मैं बनाऊं तो उस वाक्य को बनाने के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत होगी, किस किस अवयव की जरूरत होगी। सबसे छोटा वाक्य हो सकता है राम गया, इससे छोटा तो वाक्य नहीं बना सकते हो ना। या फिर मैं बोल सकता हूं मैं आया, ठीक है, ये आपका वाक्य है ना, पूरा सेंस दे रहा। राम गया मतलब क्या है, बताया जा रहा है कि राम जा चुका है। मैं आया तो मैं आ चुका हूं मतलब। अब देखो राम गया में जब आप देखोगे ये राम क्या कहलाता है, राम जा रहा है। राम अगर जा रहा है तो राम इसके अंदर क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। गुड इवनिंग डॉली। तो राम क्या हो गया आपका, कर्ता हो गया। राम गया, राम ने कुछ काम किया है और राम ने जो काम किया है वो काम क्या है, उसका जाने का काम है मतलब गया है। तो ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी भी वाक्य को बनाना है, किसी भी वाक्य की अगर रचना करनी है तो आपको मिनिमम दो चीजों की उसमें जरूरत पड़ेगी। एक आपका कर्ता होगा और दूसरा क्या हो जाएगा गाइज, आपकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट है, जल्दी बताओ। क्या बोला मैंने आपसे, अगर किसी भी वाक्य को बनाया जाना है, उस वाक्य को बनाने के लिए हमें कम से कम दो अवयवों की जरूरत पड़ती है। एक अवयव आपका कर्ता होगा और दूसरा अवयव आपका क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। तो कर्ता और क्रिया ये दो क्या हो जाएंगे गाइज, आपके अवयव हो जाएंगे। कैसे अवयव होंगे, ये होंगे आपके ऐच्छिक अवयव। ठीक हो गया, चलो आई थिंक अब ऐच्छिक अवयव, सॉरी अनिवार्य घटक, ठीक है, ऐच्छिक नहीं अनिवार्य। तो अनिवार्य घटक के अंदर दो चीजें आती हैं, एक कर्ता और दूसरा क्या आता है आपका, क्रिया आ जाती है। इसके अलावा ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। फिर ऐच्छिक घटक क्या हो गए, अब देखो, अब मैंने दूसरा शब्द लिख दिया। मैंने क्या लिखा, इस बार मैंने लिख दिया राम बाजार से 2 किलो फल लाया। राम बाजार से 2 किलो फल लाया। अब आप मुझे बताओ इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ी आपको, 2 किलो, एक मिनट, फल लाया। अब देखो इस वाक्य के अंदर राम कर्ता है, इसमें कर्ता भी हो जाएगा और लाया है ना, फल लाया, तो यहाँ क्रिया भी है, लाना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। कर्ता और क्रिया के अलावा जो भी घटक होंगे, जो भी अवयव होंगे, ये उसका कर्म हो गया। कर्म क्या किया है उसने, फल लाया है। कहाँ से फल लाया है, बाजार से लाया है। तो ये सारे के सारे जो अवयव होंगे या जो ये कौन से अवयव कहलाएंगे, ये सब कहलाते हैं ऐच्छिक घटक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दो चीजें याद रखनी है, कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया जो हैं वो अनिवार्य घटक होते हैं किसी भी वाक्य के। कर्ता और क्रिया को छोड़ करके जो भी बच गया, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, ऐच्छिक घटक कहलाते हैं। ऐच्छिक घटक में क्या आ जाएगा, विशेषण आ जाएंगे आपके, उपविशेषण, प्रविशेषण, जितने भी चीजें, ठीक है, मतलब कर्ता और क्रिया को छोड़ के। नेक्स्ट पर आ जाते हैं गाइज। अगला है आपका वाक्य के अंग। अब वाक्य के अंग में क्या क्या चीजें होती है ये समझो। वाक्य में 3 भाग होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। कोई भी वाक्य है तो उसमें कितने घटक होंगे, कितने अंग होंगे, उसके भाग कितने होंगे, 3। कौन कौन से, उसका कर्ता होगा जिसने काम को किया होगा, क्रिया होगी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, और कर्म जो भी प्रभाव पड़ा होगा, जो काम किया होगा। इन्हीं तीनों के आधार पर वाक्य के अंग बनाए गए हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2, 3, 4, तो आंसर में दे दोगे वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। एक को बोला जाता है उद्देश्य और दूसरे को बोला जाता है विधेय। अब समझो उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य की बात करें गाइज, तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जो कार्य कर रहा है उसे उद्देश्य कहा जाएगा। तो ये उद्देश्य को मैं सिंपली ब्रैकेट में क्या लिख दूं पता है, कर्ता लिख दो और कहानी खत्म। किसी भी वाक्य का कर्ता उसका उद्देश्य कहलाता है। साथ ही कर्ता का विस्तारक
या विशेषण हो तो उसे भी उद्देश्य में रखेंगे। एग्जाम्पल से समझो, मैंने वो यहाँ लिखा हुआ है, मेरी सहेली रमा बहुत सुंदर लेख लिखती है। मेरी सहेली रमा, एक बार हम इस मेरी सहेली को भूल जाओ, ये नहीं होता, केवल आपका लिखा होता रमा बहुत सुंदर लेख लिखती है। क्या लिखा होता? रमा बहुत सुंदर लेख लिखती है। तो अब कौन कर रहा है, काम किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आप बोलोगे सर जो काम किया जा रहा है वो रमा के द्वारा किया जा रहा है, तो ये जो रमा होगी यहाँ क्या हो जाएगी? उद्देश्य हो जाएगी, और उद्देश्य को ही क्या बोला जाता है? कर्ता बोला जाता है। अब रमा के साथ कुछ मैंने इसमें विस्तार जोड़ दिया, रमा की और ज्यादा डेफिनेशन परिभाषा दे दी कि ये जो रमा है ये कौन है? मेरी सहेली है। तो मेरी सहेली रमा अगर बोला गया है, रमा तो आपका उद्देश्य है, लेकिन ये जो मेरी सहेली है, ये मेरी सहेली क्या है गाइज? आपका उद्देश्य विस्तारक है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कर्ता विस्तारक, कर्ता का विस्तारक। और कर्ता का विस्तारक क्या है? यहाँ पर रमा की विशेषता बताई जा रही है, और रमा की विशेषता बताई है कि वो मेरी सहेली। तो कर्ता विस्तारक मेरी सहेली, रमा आपका क्या हो जाएगा? कर्ता। आई थिंक ये समझ गए होगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कर्ता एक कारक है, वह संज्ञा या सर्वनाम होता है। बिल्कुल, या तो वो संज्ञा होगा, राम श्याम गीता कुछ भी हो सकता है, या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। तो या वो फिर सर्वनाम होगा, वो हो सकता है मैं हो, तुम हो, हम हो, वे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी के संबंध में अगर कुछ और कहा जाए, मतलब कर्ता के बारे में ही कुछ और जानकारी दी गई है, तो उसे कर्ता का क्या कहते हैं? विस्तारक कहते हैं। वो मैंने बता दिया, रमा की ही बात थी कि ये रमा कौन है? मेरी सहेली है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कर्ता का विस्तारक बोलेंगे। और कर्ता की विशेषता बताई जाए तो विशेषण कहलाता है। अगर कर्ता की विशेषता बता दी गई है तो क्या हो जाएगा? वो विशेषण। नेक्स्ट पर चलते हैं। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि विधेय जिसके लिए आए वही कर्ता है और वही क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं गाइस। नेक्स्ट है आपका विधेय। तो पहला हमारा समझ आ गया होगा, उद्देश्य, कुछ नहीं याद करना, कर्ता और कर्ता से संबंधित। ठीक है, कर्ता का जो विस्तार कर रहा हो या कर्ता की जो विशेषता बता रहा हो, उसी को क्या बोला जाता है? आपका उद्देश्य बोला जाता है। तो विधेय क्या होगा? अगर किसी भी वाक्य में कर्ता है तो कर्ता कुछ ना कुछ काम करेगा, तो जो कर्ता के द्वारा कार्य किया गया होगा या जो उद्देश्य के द्वारा कार्य किया गया होगा, वो आपका क्या हो जाएगा गाइज? विधेय हो जाएगा। कहानी खत्म। देखो, उद्देश्य के बारे में जो कथन कहा जाता है वह विधेय है। जैसे ऊपर वाले वाक्य में देखो, यहाँ वाक्य लिखा हुआ है, मेरी सहेली रमा सुंदर लेख लिखती है। किसके बारे में बोला गया? उद्देश्य क्या है? तो आप बोलोगे सर मेरी सहेली रमा, ये क्या है? इसका उद्देश्य है। इसमें रमा के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? तो रमा सुंदर लेख लिखती है, तो ये सुंदर लेख लिखती है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। मतलब कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। कहानी खत्म है इतने में। चलो, कर्म और क्रिया। अच्छा, ये पूरा फिर इसमें भी विस्तारक होगा। ठीक है, ये भी पढ़ लो। कर्ता जो भी कार्य कर रहा है वह विधेय है। विधेय में कर्म तथा कर्म का विस्तारक होगा, क्रिया व क्रिया का विस्तारक होगा, पूरक व सहायक क्रिया होती है। जैसे हम इसमें देखें तो कर्म और क्रिया यहाँ क्या है? विधेय है। कर्म क्या है? देखो क्या काम किया रहा है, लिखने में भी क्या लिख रही है? वो लेख लिख रही है, तो कर्म क्या हो जाएगा? लेख हो जाएगा। क्रिया की बात करें तो लिखना क्रिया है, अतः ये विधेय है। तो कर्म और क्रिया और इन दोनों के जो विस्तारक होंगे, जो इनकी विशेषताओं को बताएंगे, ये सब किसके अंदर रखे जाते हैं? विधेय के अंदर रखे जाते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं हम। देखो, मेरा भाई मोहन हिंदी साहित्य की पुस्तकें अधिक पढ़ता है। एक आपको पूरा वाक्य दे दिया, ऐसे ही दे देगा, आपसे बोलेगा इसमें कर्ता क्या है बताओ। तो कर्ता क्या है? काम कौन कर रहा है? पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? आप बोलोगे सर मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो मोहन उसका उद्देश्य हो जाएगा। तो उद्देश्य में पहले कर्ता आएगा ना, मोहन हो गया
कर्ता। ठीक हो गया जी। फिर कर्ता का विस्तारक, इस मोहन के बारे में क्या कुछ और जानकारी दी गई है? बिल्कुल दी गई है। ये बताया गया है कि ये मोहन क्या है? मेरा भाई है। तो कर्ता का विस्तारक क्या हो जाएगा? मेरा भाई हो जाएगा। और मेरा भाई मोहन, देखो कर्ता प्लस कर्ता का विस्तारक, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आपका उद्देश्य बनाएंगे। कर्ता का विस्तारक, अगर इन दोनों की बात करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो तब जाके आपका क्या बनता है? उद्देश्य बनता है। तो पूछा क्या गया है पेपर में, आप ये देखोगे, उसने सिंपल कर्ता पूछा है, आप बोल दोगे सर मोहन। उसने सिंपल ये बोला है कर्ता का विस्तारक बताओ, तो आप बोलोगे मेरा भाई कर्ता का क्या है? विस्तारक है। लेकिन अगर उसने बोल दिया इसमें उद्देश्य बताओ, तो तब अगर मोहन आंसर कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उद्देश्य किससे मिलकर के बना होता है? कर्ता और कर्ता के विस्तारक को जब जोड़ा जाता है तब किसका निर्माण होता है? उद्देश्य का निर्माण होता है। तो मेरा भाई मोहन पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। आगे आ जाते हैं। विधेय की अगर हम बात करें तो विधेय क्या होता है? देखो मेरा भाई मोहन, इस पूरे पार्ट को छोड़ दो, इसके अलावा जो भी लिखा होगा वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा गाइज? आपका विधेय कहलाएगा। अब विधेय में भी अलग अलग चीजें होती है, मैंने बोला आपको, क्रिया होगी, क्रिया का विस्तारक हो सकता है, कर्म होगा और कर्म का क्या होगा? विस्तारक होगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले क्रिया क्या है? राम के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? तो आप बोलोगे राम के द्वारा पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। तो अगर पढ़ने का कार्य किया जा रहा है तो पढ़ता क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। अच्छा, एक होती है क्रिया, एक होती है सहायक क्रिया। जो मूल क्रिया की सहायता करती है उसको क्या बोला जाता है? सहायक क्रिया बोला जाता है। जैसे यहाँ पढ़ने की सहायता है के द्वारा की जा रही है, तो ये है क्या होगा? यहाँ पर सहायक क्रिया हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखो, अब देखो, अधिक पुस्तकें पढ़ता है, कर्म क्या है यहाँ पर? राम क्या पढ़ रहा है? मैंने पहले हिंदी की वीडियोज में आपको बताया है, अगर कभी भी कर्म ढूंढना है तो क्वेश्चन पूछो क्या राम क्या पढ़ रहा है? तो राम क्या पढ़ रहा है? राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो कर्म क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर कर्म क्या है? पुस्तक है। अब देखो, पढ़ने के आगे से मैंने यहाँ लगा दिया अधिक। राम अधिक पढ़ता है, पढ़ने की भी विशेषता बता दी कि कैसा पढ़ रहा है, या तो कम पढ़ेगा या अधिक पढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया का विस्तारक क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। सिंपल, अगर क्रिया का विस्तारक पहचानना है ना तो वो क्रिया के आगे से लगा होगा, इतना समझ लो। पुस्तक कर्म मैंने बता दिया। फिर कर्म का विस्तारक, इस पुस्तक की भी विशेषता बता दी गई है। भैया कैसी पुस्तक है? साहित्य की पुस्तक है। पुस्तक कैसी है? साहित्य की है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पुस्तक कैसी है? साहित्य। तो अगर आपसे पूछे कर्म का विस्तारक बता दो भैया, तो आप बोलोगे सर कर्म का विस्तारक क्या है? यहाँ साहित्य हो जाएगा। इतने में किसी को कोई डाउट है? जल्दी से कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक नहीं किया है। इतने में किसी को कोई भी डाउट है? पूछो। वैसे डाउट होना तो चाहिए नहीं है। किसी को कोई डाउट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब आ रहा है गुड इवनिंग का। बताओ। ये हो गया पूरा का पूरा हमारा, ठीक है। अगले में आ जाते हैं। अगला होता है गाइज आपका अन्वयी। अब क्या आ जाएगा? अन्वयी। अन्वयी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके किस में फंसते हैं? ये फंसेंगे जब आप वाक्य को क्या कर रहे होगे गाइज? वाक्य की क्या पहचानते हो? क्या कहता है? अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, ठीक है। जब शुद्ध और अशुद्ध वाक्य होता है तब अन्वयी को ही क्या बोला जाता है? इसे मेल या अनुरूपता कहते हैं। अन्वयी को क्या बोला जाता है? मेल या फिर अनुरूपता। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर मैं कोई वाक्य लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया राम खाना खाती है। मैंने क्या लिख दिया? राम खाना खाती है। तो क्या ये सही वाक्य है या गलत वाक्य है? राम खाना खाती है, ऐसा तो कभी भी नहीं सुना होगा ना आपने, ठीक है। राम खाना खाता है होगा। आप बोलोगे सर खाती है नहीं होगा, ये क्या होगा? खाता है होगा। क्यों होगा ऐसा? ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि हमने नियम पढ़ा है, जो क्रिया होती है, क्रिया किसके अकॉर्डिंग होती है?
कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगी। देखो राम, राम क्या है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी कैसी रखनी पड़ेगी आपको, पुल्लिंग रखनी पड़ेगी। अन्व्ययी का दूसरा नाम याद रखना, अन्व्ययी का दूसरा नाम क्या होता है, अन्विति होता है। ठीक हो गया, अन्विति भी कहते हैं, क्योंकि कभी वो अन्व्ययी नहीं देगा, आपको बोलेगा निम्न में से कौन सी अशुद्धि है, तो अन्विति एक ऑप्शन में दे देता है, तो अन्विति से भी याद रखना। अब अन्विति मतलब, अन्व्ययी का मतलब मेल या अनुरूप से है, मतलब वाक्य में जैसे आपके पद होंगे उसी के अनुरूप आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिया को रखना पड़ेगा। अब उसी के अकॉर्डिंग अन्व्यय को कितने भागों में बांटा गया है, पहला भाग आ जाता है इसका कर्ता क्रिया अन्व्यय। पहला क्या आ जाता है गाइस, कर्ता क्रिया अन्व्यय। कर्ता क्रिया अन्व्यय का मतलब क्या है, जो क्रिया है वो किसके अनुरूप होगी, कर्ता के अनुरूप होगी। फिर से बोल रहा हूं, जो क्रिया होगी वो किसके अनुरूप होगी, कर्ता के अनुरूप होगी। अगर, चलो पहले तो इसके बारे में लिख लो, अगर कर्ता विभक्ति रहित है, अगर कर्ता विभक्ति रहित है, अगर कर्ता में कोई भी विभक्ति नहीं है, तो हमेशा जो क्या होती है, क्रिया होगी। जो लिख रहा हूं वो चीज ध्यान से देना, अगर कर्ता विभक्ति रहित है तो क्रिया कर्ता के अनुरूप लगती है, तो क्रिया कर्ता के अनुरूप लगती है। एक्चुअली हिंदी और अंग्रेजी समझनी है ना, तो सबसे सही है उसके एग्जाम्पल पे जाओ। अब जब मैं एग्जाम्पल बोलूंगा ना तो तब आपको इजीली समझ आएगा। मैंने लिखा बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं, ये हो गया। अब ये बताओ क्या कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति लगती है, कर्ता की विभक्ति होती है कर्ता ने, यहाँ पर बच्चों ने कहीं भी नहीं दिया है। अगर किसी भी वाक्य में विभक्ति नहीं है, किसके साथ विभक्ति नहीं है, कर्ता के साथ विभक्ति को नहीं लगाया गया है, तो जैसा आपका कर्ता होगा उसी के अनुरूप आपकी क्रिया होगी। देखो बच्चे क्या था आपका, बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर आपकी क्रिया भी क्या होगी, ते हैं आएगी। अगर मैं लिखूं राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है गाइज, आपका कोई भी क्या नहीं है, विभक्ति नहीं है राम के साथ, तो आप जो राम है, राम पुल्लिंग है, तो हमने क्रिया भी क्या लगा दी, उसके साथ पुल्लिंग लगा दी। मैंने लिख दिया मोहिनी रोटी बेलती है, मोहिनी रोटी बेलती है, तो मोहिनी क्या है, स्त्रीलिंग है, रोटी बेलती है बोला, तो क्रिया, क्रिया तो बेलना है यहाँ पर, तो फिर हम क्या करेंगे, बेलने के अनुरूप ही उसको क्या कर देंगे गाइस, मतलब मोहिनी के अनुरूप क्रिया को लगाएंगे। पहली चीज सिंपल है, ये कोई भी कर लेता है। अगला आओ, अगला होता है आपका कर्म क्रिया अन्वय। अब क्या बात आ रही है, कर्म क्रिया अन्वय की। सर कर्म क्रिया अन्वय क्या होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है, अगर कर्ता के साथ, पहले लिख लेता हूं ताकि आप जो नोट बना रहे हो वो भी बना सकते हो। अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है, ने विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो क्रिया किसके अनुसार लगेगी, कर्म के अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। अब सर ये है क्या, ये तो बात समझ ही नहीं आ रही है, यही लग रहा होगा। मैंने क्या लिखा, मोहिनी ने, मोहिनी ने रोटी बेली, मोहिनी ने रोटी बेली, ये हो गया, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो सर ये है मोहिनी, मोहिनी तो स्त्रीलिंग थी, तो आपने बेली भी क्या लगा दिया, स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग लगा दिया। अब मैंने दूसरा वाक्य लिखा और इसमें लिख दिया राम ने रोटी बेली। तो इससे पहले क्या कभी आपने सोचा था, अगर आप यहाँ पे देखो क्रिया तो बेलना है, तो आप, और आपका कर्ता क्या है, राम है, और राम पुल्लिंग होता है, और ये भी हमने पढ़ा है पुल्लिंग के साथ जो क्रिया आती है वो क्रिया भी पुल्लिंग होती है, तो यहाँ पर तो बेला आना चाहिए था, ठीक है, यही तो होगा ना। देखो समझो, अगर मैं लिख देता राम रोटी बेलता है, राम रोटी बेलता है, कैसे अंतर हो जाता है वाक्यों में उसको समझो।
3 वाक्य लिख दिए मैंने। मोहिनी ने रोटी बेली, पहला चलो ठीक है, मोहिनी स्त्रीलिंग थी तो इसमें डाउट ज्यादा नहीं आएगा कि कोई नहीं सर हमने यहाँ बेली है तो ये भी बेली लगा दिया। दूसरा वाक्य मैंने लिखा राम ने रोटी बेली, तो अब यहाँ कंफ्यूजन आ गया कि राम ने रोटी बेली है तो ये क्या होना चाहिए, क्रिया के कर्म, अगर आप कर्ता के अकॉर्डिंग देखोगे तो बेलना आना चाहिए था। फिर मैंने लिख दिया, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे ना सर हमने बेली से पहले देखा कि रोटी थी तो रोटी आपकी स्त्रीलिंग है इसलिए हमने बेली लगा दिया। तो फिर मैंने तीसरा वाक्य लिख दिया राम रोटी बेलता है। तो भैया आप ये बता दो बेलने के आगे अभी भी रोटी है, ये तो स्त्रीलिंग हो गई, तो स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए थी, स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तो 2 चीजें जो मैंने समझाई वो समझ आ गई। पहला था कर्ता क्रिया अन्वय। कर्ता क्रिया अन्वय क्या कहता है, अगर कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति नहीं लगी है तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुरूप होगी। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अगर आपकी क्रिया पुल्लिंग अगर आपका कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग। अब दूसरा रूल हमारा आया, दूसरा रूल क्या हुआ, कर्म क्रिया अन्वय। और कर्म क्रिया अन्वय ने हमसे क्या बोल दिया, अगर कर्ता उपस्थित है, कर्ता तो सभी में उपस्थित होगा ही, साथ में कर्ता के साथ विभक्ति अगर लगा दी गई है तो अब जो क्रिया लगेगी वो क्रिया किसके अनुरूप लगेगी, आपकी इस कर्म के अनुसार लगेगी। इसीलिए देखो राम ने क्या बेला, राम ने रोटी बेली, और रोटी कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए मैंने क्रिया भी कैसी लगाई, स्त्रीलिंग वाली क्रिया लगाई। राम रोटी बेलता है, राम रोटी बेलता है, यहाँ पर क्या नहीं है, विभक्ति नहीं है, और अगर विभक्ति नहीं होती है तो फिर जो क्रिया लगती है वो राम के अकॉर्डिंग लगा दी, और राम क्या है आपका पुल्लिंग, तो मैंने पुल्लिंग के लिए जो क्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, बेलता है। जल्दी से बता दो, 2 चीजें समझ आ गई अच्छे से, इतने में किसी को कोई डाउट है? यहाँ से आपका वाक्य से जो अशुद्धि होती है ना वो अशुद्धि सारी की सारी आप कर डालोगे, जो चीज बता रहा हूँ, क्योंकि 5 रूल बताऊंगा और वो 5 रूलों से पूरी जो अशुद्धि वाले वाक्य आते हैं वो कभी गलत नहीं करके आओगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं तब तक पानी पी रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दो गाइस। चलो नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। अगला क्या आ जाता है आपका, अगला है निरपेक्ष अन्वय। क्या आ जाता है, निरपेक्ष अवयव। फिर से बता दो कर्म वाला, कर्म वाला बताना है। कर्म वाले में क्या बोला उसने, देखो कर्म वाले में है अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है, तो कर्ता के साथ तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कर्ता ने, अगर हम कर्ता के साथ विभक्ति को लगाएंगे भी तो नहीं लगेगा। तो अगर कर्ता के साथ विभक्ति लगी है तो आप फिर कर्म को देखोगे। आपका कर्म अगर पुल्लिंग है, मतलब क्या काम किया जा रहा है, अगर ये कर्म पुल्लिंग है तो आपका क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अगर आपका कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। ये बोल रहा हूं मैं। जैसे अगर मैं लिखता राम ने पानी पिया, राम ने पानी पिया, ठीक है। और मैं एक बार लिखता राम पानी पीता है, राम क्या पीता है लिख दिया, चलो राम पीता है। अब देखो राम के साथ ने लग गया ना, तो ने अगर लग गया है तो आप किसके अकॉर्डिंग, पानी के अकॉर्डिंग देखोगे कि क्या है, बस ये है और कुछ नहीं। सिंपल देखना, अगर ने लगाया गया है ना तो ने के साथ आप फिर राम वाले को मत देखना, फिर आप कर्म को देखना, कर्म के अकॉर्डिंग ही अपनी क्या लगाओगे, क्रिया को लगाओगे। अगला है निरपेक्ष अन्वय। निरपेक्ष अन्वय क्या होता है गाइस, देखो अगर कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति हो, मतलब कर्ता ने भी अपने साथ विभक्ति को ले लिया है और कर्म ने भी अपने साथ विभक्ति लगा ली है, तो फिर क्या करोगे, मैंने क्या लिख दिया है, निरपेक्ष का मतलब है कर्ता व, क्या हो गया, हमने क्या लिख दिया, कर्ता व कर्म दोनों के साथ, ठीक है, कर्ता व कर्म दोनों के साथ विभक्ति हो,
विभक्ति हो तो क्या होगा ये समझो। मैंने वाक्य लिखा बंदरों ने कुर्सी को तोड़ा, वाक्य हमने लिख दिया बंदरों ने कुर्सी को तोड़ा। आप बोलोगे सर कर्ता ने कर्म को, अब बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बंदरों ने, यहाँ पर कर्ता ने, कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति आई है, ने विभक्ति आई है। कुर्सी को क्या तोड़ा है, कुर्सी को तोड़ा है, तो कर्म के साथ कौन सी विभक्ति आई है, आप बोलोगे सर को विभक्ति आ गई है। तो जब भी वाक्य में कर्ता के साथ भी विभक्ति दी गई हो और कर्म के साथ भी विभक्ति दी गई हो, तो तब जो हमारी क्रिया प्रयुक्त होती है वो हमेशा क्या होती है, तो अगर क्रिया जो होगी वो पुल्लिंग क्रिया लगेगी। कौन सी क्रिया लगेगी, पुल्लिंग क्रिया लगती है। देखो तोड़ो, ठीक है। और अगर कोई सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, मैंने लिख दिया राम ने सीता को मारा, राम ने सीता को मारा। यहाँ पे देख लो राम के साथ भी हमने विभक्ति लगा दी, कर्म को, किसको मारा, सीता को, तो सीता के साथ भी क्या लगा दी, विभक्ति। अब देखो मारा आया है ना, ये जो क्रिया है ये क्रिया कैसी है आपकी, पुल्लिंग क्रिया है। ये है कॉन्सेप्ट। मैं लिख देता श्याम ने, या फिर दोनों लड़की ले लो एक बार, सीता ने गीता को मारा, सीता ने गीता को मारा। अब देख लो हमने क्या कर दिया, सीता ने गीता को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर जो आपका क्रिया लगी है वो क्रिया क्या आ जाएगी, पुल्लिंग। तो मैंने बोला क्या है इतना, एक लाइन में अगर बोलूं कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह अगर आए हैं तो जो क्रिया यूज होती है, जो क्रिया प्रयोग में आती है वो हमेशा पुल्लिंग क्रिया होती है। अगला आ जाएगा आपका संबंध अन्वय। तो बात आएगी सर संबंध अन्वय क्या होता है। संबंध अन्वय क्या होगा गाइज, आपका जो कारक है, कारक के लिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी क्रिया को लगाएंगे। मैंने लिखा यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। या फिर मैंने दूसरा वाक्य लिख दिया यह मोहिनी का लड़का है, यह मोहिनी, मोहिनी गलत लिख दिया, इसे सही कर लेना, यह मोहिनी का लड़का है। अब देखो ये जो लड़का है, यह मेरी पुस्तक है, यह के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, यहाँ है लगा दिया। तो संबंध अन्वय कहता क्या है, संबंध कारक का लिंग जो है उसके संबंधी के लिंग के अनुसार प्रयुक्त होता है। जैसा उसका संबंधी होगा वैसा ही आप उसका क्या कर दोगे गाइज, लिंग के अनुसार उसको प्रयुक्त करोगे। तो संबंध से ज्यादा गलती होती नहीं है, ज्यादा देखो मत। मेन ऊपर के हैं आपके निरपेक्ष और ये। अगला क्या आ जाता है गाइज आपका विशेष्य विशेषण अन्वय। अब देखो विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं, जो आपकी क्या होती है तुलना, तुलना की जाएगी ना, तो यहाँ पर विशेष्य और विशेषण आ जाएगा। अकारांत विशेषण का लिंग वचन अपने विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे अगर मैं बोलूं अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, एक बार मैंने बोल दिया अच्छी लड़की, एक बार क्या बोल दिया गाइस, अच्छी लड़की। तो आप देख सकते हो अगर आपका विशेषण क्या है, जो विशेषण का लिंग होगा, विशेषण का, ये विशेषण है ना, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, लंबा लड़का, लंबी लड़की, तो जो विशेषण होता है, विशेषण का जो लिंग में परिवर्तन आएगा, इसमें परिवर्तन है ना, यहाँ अच्छा लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, अच्छी लिखा हुआ है, तो किसके अनुसार बदलता है, ये अपने विशेषण के अनुसार बदलता है। हाँ जी, काली लड़की, काला लड़का, सिंपल ये है। दूसरा अच्छी लड़की, हाँ बिल्कुल हो गया। और अगर शेष की बात करें, शेष विशेषण, इसके अलावा जितने भी आपके विशेषण होते हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो मैं लिख दूंगा शेष विशेषण के साथ नो चेंज। अच्छा, ये कौन से विशेषण कहलाते हैं, अकारांत वाले विशेषण। कौन से विशेषण, अकारांत विशेषण। अब सर कुछ उदाहरण बता दो, यही आ रहा होगा कि कौन से हैं। अगर मैं बोलूं सुंदर लड़का, सुंदर लड़का, या फिर बोलूं सुंदर लड़की, ऐसा तो है नहीं ना कि दोनों के लिए अलग अलग यूज हो रहा हो। आप चाहे लड़का बोलो, चाहे लड़की बोलो, चाहे लड़के बोलो, अगर उनकी विशेषता बता रहे हो और वो विशेषता कैसी है,
अकारांत वाली है। देखो ये आकारांत था, अच्छा लड़का बोला मैंने, आ आया था लास्ट में। आकारांत के अंत में क्या आता है, आ आता है। तो अगर आकारांत है तो उनका जो लिंग होगा वो उनके विशेष्य के अकॉर्डिंग बदलेगा। उसके अलावा कोई भी विशेषण ले लो आप, वो ऐसे ही रहते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, लड़का हो, लड़की हो, लड़के हो। इतनी हो गई हमारी खत्म। अगला पार्ट क्या आ जाता है, देखो ये विशेषण अन्वय यहीं पर खत्म हो गए। नेक्स्ट यहाँ से नॉर्मली जितने भी आपने अभी तक हिंदी पढ़ी होगी या जो आपकी बुक्स में दी होती है, डायरेक्ट वाक्य बता दिया। सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। बच्चे यहाँ इसको देखते नहीं है और वो ही आपके एग्जाम में फिर पूछ देता है होता क्या है, अन्विति क्या है ये बताओ, निम्न में से किसमें कर्म क्रिया अन्वय है या किसमें निरपेक्ष अन्वय की अशुद्धि है। तो वो मैंने पूरा करवा दिया है, बता दिया है आपको। अब चल लेते हैं वाक्य के भेद के अंदर, मतलब वाक्य के कितने भेद होते हैं। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मुख्यतः वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अगर केवल इतना पूछा है वाक्य के कितने भेद हैं, तो आप बोलोगे जो आपने पढ़ाया पढ़ाई नहीं थे, पता है मेरे को नहीं पढ़े थे, ठीक है कोई नहीं, अब पढ़ लिया, अब आराम से, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अगर इतना पूछा है तो वाक्य केवल दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरे रचना के आधार पर। लेकिन आपसे बोल दे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताओ, तो सर अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है, जबकि रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो हैं 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सिंपल है। विधानवाचक वाक्य, विधान का मतलब होता है नियमों से, ऐसे वाक्य जिनसे हमें सिंपल कोई जानकारी मिलती हो वो विधानवाचक वाक्य कहलाएंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम। दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें क्या किया गया हो, नकारात्मकता का प्रयोग किया गया हो, मतलब नहीं शब्द आ रहा हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, इस टाइप से। प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें प्रश्न पूछा गया हो, मैं क्या कर रहा हूं, तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक। विस्मयादि बोधक, ठीक है, या विस्मयादि वाचक वाक्य भी कहा जाता है, जहां हर्ष उल्लास इस टाइप से वाक्य हो। और विस्मयादि वाचक, ये आपका एक्सक्लेमेटरी साइन भी बना दिया जाता है, वाह कहते हो ना, वाह क्या बात है, हिप हिप हुर्रे आज हम जीत गए, इस टाइप से जो वाक्य होंगे। आज्ञावाचक वाक्य, जिनमें क्या की गई हो, आज्ञा दी जा रही हो। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा की गई हो, अभी पढ़ोगे सब। संकेतवाचक वाक्य होते हैं संदेहवाचक, तो ये डायरेक्टली याद कर लेना, क्योंकि वो बोल देता है निम्न में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। पहली बात तो ये होनी चाहिए, अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। जल्दी से याद करोगे कौन कौन से, सबसे पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विषम्यादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। अब जल्दी से इनके बारे में पढ़ लेते हैं। विधानवाचक सूचक वाक्य, विधानवाचक मतलब वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। मैंने बताया ना, कोई भी अगर जानकारी दे रहे हो, जैसे भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा हैं, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पूरब से निकलता है, हम स्नान कर चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, हम सो चुके हैं। समझ रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, अगर वाक्य से आपको कुछ सूचना मिल रही हो तो क्या हो जाएगा, वो वाक्य किसके अंदर आ जाएगा, आपका विधानवाचक के अंदर आ जाता है। मैं कल दिल्ली गया था, सूचना ही तो मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने कल भाषण दिया था, मैं कल इतिहास पढ़ रहा था। बस सिंपल है, जिससे भी सूचना मिलेगी वो सब क्या हो जाएंगे, विधानवाचक सूचक वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है आपका निषेधवाचक वाक्य। तो सर निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य में क्या हो जाएगा, कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया,
हाँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। कैसा वाक्य है? सूचना मिल रही है हमें, ठीक हो गया। एक सूचना मिल रही है तो विधानवाचक। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने किताब नहीं पढ़ी, या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं खेलने नहीं जाता हूँ। सिंपल है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही तुम इतने बच्चे हो, ठीक है। वैसे बच्चों को अगर जो तुम्हारे 10th या 10th का सिलेबस में है शायद, 10th वालों को ये वाक्य वाली वीडियो दे दो अपने, जो भी 10th वाले होंगे जो आगे अगले साल पेपर देंगे ना, तो शब्द गलत नहीं करके आएंगे वो, ठीक है। इतना पढ़ा दिया है पूरा। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक में सिंपल, इसको बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। भारत क्या है, राम के पिता कौन है। देखो दोनों में अंतर समझ लो। मैंने ऊपर बोला भारत एक देश है या भारत मेरा देश है, तो एक सूचना मिल रही थी। राम के पिता दशरथ हैं, सूचना मिल रही थी तो विधानवाचक में दे दिया। राम के पिता कौन है, प्रश्न पूछ दिया है, तो प्रश्न पूछ दिया है तो वाक्य क्या हो गया है आपका? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया है। दशरथ कहाँ के राजा हैं, दशरथ कहाँ, कहाँ आ गया ना, ये हो गया तो आपका प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है गाइज आपका आज्ञावाचक वाक्य। देखो आज्ञावाचक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, एक आज्ञावाचक और दूसरा संकेतवाचक। तो वो ये दोनों नीचे के देख लेना आप, क्योंकि विस्मयादि वाचक के तो सिंपल होते हैं। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वह विधि सूचक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। कभी कभी आपको वो आज्ञावाचक नहीं लिखा, वो आज्ञा की जगह आपको विधि सूचक दे देगा। तो आज्ञावाचक वाक्यों को ही क्या बोला जाता है? विधि सूचक वाक्य भी बोला जाता है। जैसे मैंने बोला कृपया बैठ जाइए, प्रार्थना की जा रही है ना किसी से, कृपया अगर शब्द लग जाता है तो वहां प्रार्थना की बात हो रही है। मैंने बोला कृपया मुझे क्या कर दीजिए, कृपया आप इधर से जाइए, तो मैं विनती तो कर रहा हूं एक प्रकार की, तो आज्ञावाचक। शांत रहो, अब आज्ञा दी जा रही है, टीचर हैं कोई भी, वो अध्यापक किससे कह रहे हैं? अपने बच्चों से कह रहे हैं चुपचाप बैठे रहो या शांत रहो, तो आज्ञावाचक किसके अंदर है? आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञावाचक। कृपया शांति बनाए रखें, अब यहाँ विनती की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि हमने क्या लगा दिया है? कृपया लगा दिया, तो फिर विनती करोगे तब भी किसके अंदर जाएगा? आज्ञावाचक शब्द के अंदर जाएगा। कृपया यहाँ बैठ जाइए, कृपया यहाँ आ जाइए, कृपया आप अपना कार्य कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप से जो वाक्य होंगे ये आज्ञावाचक हो जाते हैं। विस्मयादि वाचक वाक्य की बात करें गाइज, तो विस्मयादि वाचक में क्या हो जाता है आपका? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है। गहरी अनुभूति का मतलब कोई या तो सुख हो गया होगा, आपको सुख मिल गया हो, या कहीं दुख में चले गए हो, इस टाइप से। जैसे आहा कितना सुंदर उपवन है, जब रामलीला देखते होगे तो क्या होता है, राम और लक्ष्मण का जब संवाद होता है, जब राम जी सीता को देखते हैं तो पहला जो ये होता है आहा ही, तो राम जी बोलते हैं आहा भ्राता देखो ये कितना सुंदर उपवन है, यहाँ पर कैसे फूल खिल रहे हैं। और उसके बाद फिर वो सीता माँ को देखते हैं और फिर क्या हो जाती है, वहीं से फिर स्वयंवर स्टार्ट और सब ये। तो ये अगर किसी में खुशी हो रही है, उल्लास का भाव आ रहा है, तो विस्मयादिवाचक हो जाता है। ओह कितनी ठंडी रात है, अब वहां पर क्या हो जा रहा है कुछ कि ठंड हो रही है उस बेचारे को। बल्ले हम जीत गए, या आहा हम जीत गए, ठीक है। ये सब क्या है? विस्मयादिवाचक है। बच्चे नहीं हो, समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं तुम्हें। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। तो नाम में ही उसका इच्छा आ रहा है। अगर वाक्य के अंदर किसी इच्छा का क्या किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, तो आप बोलोगे सर ये वाक्य कैसे हैं? इच्छावाचक है। और इच्छावाचक में क्या क्या होता है ये याद रखना। इच्छा तो देख होगी ही, अगर आकांक्षा की गई है, अब आकांक्षा लड़की की नहीं है, यहाँ पर किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। आकांक्षा का मतलब आपको कोई चीज चाहिए, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे होगे। आशीर्वाद अगर आपको कोई दे रहा है तो आशीर्वाद भी किसके अंदर आ जाता है? इच्छावाचक के अंदर। जैसे मैंने बोला, यहाँ लिखा हुआ है भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। बड़े बड़े क्या देते हैं? हमें आशीर्वाद देते हैं ना। तो जो आशीर्वाद दिया जाता है वो किस प्रकार के वाक्य का भेद है आपका? इच्छावाचक वाक्य। नववर्ष मंगलमय हो, ये भी एक टाइप से क्या हो रही है? आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कह सकते हो, या शुभकामना दी जा रही है, तो इसमें शुभकामनाएं भी आ जाएंगी आपकी, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ आपका ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, मतलब लंबी आयु दे। इस टाइप से जो है आपका
ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? इच्छावाचक वाक्य के अंदर। भगवान तुम्हें परीक्षा में पास कर दे, इस टाइप से। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक। अब संकेत क्या होगा ये समझो। अगर मैं बोल रहा हूं इधर कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएंगे? आपके संकेतवाचक। राम का मकान उधर है, अगर कोई आपसे पूछ रहा है राम का मकान कहाँ है, तो आप बोलोगे ना, इशारा करके बोलोगे, संकेत करके। तो जिन वाक्यों को बोलने में संकेतों की जरूरत पड़े, संकेत का अगर बोध हो रहा है तो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब सोनू उधर रहता है, इधर हो गया, उधर हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ये अगर शब्द जुड़ गए हैं ना आपके वाक्यों में, तो वहां संकेतवाचक कर दो, 1 नंबर ले जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला है आपका, ठीक है, संदेहवाचक। अच्छा, संकेतवाचक में 1-2 जो बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं आपके, ये तो सिंपल हो गया, ये पहचान लोगे। अगर वो बोलता है वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है, संकेतवाचक में भी क्या रहता है? एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, तो तब भी क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। अब संदेह जब क्या हो जाए? संदेह की भावना आ जाए। देखो, जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो या फिर संभावना हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या वह यहाँ आ गया? अभी संभावना, अभी संदेह है, उसे पता नहीं है कि वो यहाँ आ गया है या नहीं आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये मत कह देना कि सर क्या भी लगा दिया है और वहां प्रश्नवाचक में है तो प्रश्नवाचक में मत कराना, ठीक है। तो क्या वह यहाँ आ गया, इसमें आएगा संदेहवाचक में। क्या उसने काम कर लिया? क्या उसने काम कर लिया, क्या है? उसे संदेह है, ठीक है, इस टाइप से वाक्य। या फिर आप कह सकते हो ये ना आपको प्रश्नवाचक, ये होंगे तो प्रश्नवाचक भी, अगर वो आपको प्रश्नवाचक देगा तो प्रश्नवाचक में टिक करना, लेकिन प्रश्नवाचक नहीं दिया है तो आपको संदेहवाचक दे रहा है तो संदेहवाचक में। और अगर एग्जाम्पल देखूं तो मैंने बोल दिया शायद मैं बाहर चला जाऊं, शायद मैं बाहर चला जाऊं, अभी कंफर्म नहीं है उसका, वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो इस टाइप से जो वाक्य होंगे ये प्योरली किसके अंदर आएंगे? आपके संदेहवाचक। या मैंने बोल दिया संभवतः वह सुधर जाए, या हो सकता है मैं कल बाजार जाऊं, ठीक है, जहां संभावना की बात होगी वहां क्या हो जाएगा? आपका संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। इतना हो गया हमारा क्या गाइज? हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं हमने पढ़ लिया। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 5 भेद थे। अगला जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं, क्या है? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य को 2 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा गया है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, और अगला हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। अच्छा, इसे कल कर लें क्योंकि कल पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे? आपका न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब एमसीक्यू कर लेंगे। जल्दी से बताओ, आज ही करोगे? क्योंकि एमसीक्यू तो हो नहीं पाएंगे, इसे समझ लोगे तो फिर कल केवल एमसीक्यू करोगे। बोलो, ये कल करें या आज ही करें? कल कर लें इसे? कमेंट करो जल्दी से, और वीडियो को सबसे पहले लाइक करो, लाइक नहीं किए हैं अभी तक किसी ने भी। यस बोलो। अरे भैया कमेंट कर दिया करो जल्दी। ये एक्चुअली ना रचना, ये सरल वाक्य, इनसे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल पूछता है, तो मैं इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल लाया हूं तब कह रहा हूं। ये जितने प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम्पल आए हैं वो मेरे पास सब के सारे इनका डेटा है। तो कल कर लेंगे आराम से, फिर नहीं तो ज्यादा खिचड़ी भी पक जाएगी। कल आराम से कर देंगे, ठीक हो गया। अब वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, बहुत कम लोग आ रहे हो आजकल, ठीक है। काहे हो रहा है ऐसा? शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, लग रहा, ठीक है। वैसे इजीली एक 2 समझाना होता तो मैं कर लेता, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारे मेरे को कम से कम
60 से 70 वाक्य इन तीनों से करवाने हैं, क्योंकि इन तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सर मिश्र वाक्य कब होता है, संयुक्त वाक्य कब होता है, तो उनके अलग अलग पूरे प्रकार ही मैंने अलग कर दिए। हर इतने वाक्य ला गया हूँ कि एग्जाम में उन्हीं वाक्यों से आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसकी कोई चिंता नहीं है, आराम से करेंगे। कल वाक्य भी खत्म हो जाएगा, प्रॉपर नोट्स बना लो उनके और पढ़ते रहो। चलो बाय, मिलते हैं कल। थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक और